हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप कि आप सभी बढ़िया हैं। एक्चुअली लास्ट 10 डेज से मैं कोई लेक्चर नहीं ले पाया क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था। चेन्नई में मेरा ट्रेनिंग चल रहा था एंड अभी मैं अभी अभी यानी कि कल रात को मैं वापस आया हूँ। आज ब्रांच से वापस आने के बाद पहले यही दिमाग में था कि आपके सामने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है एसबीआई क्लर्क के लिए वो बताया जाए। आई नो कि मैं थोड़ा बहुत लेट हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीजें बताऊं कि जो कि रिलेवेंट है, जो यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, किसको किसको प्रिपरेशन करना चाहिए मेंस के लिए एंड कौन कौन जाएगा आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का, किसको किसको प्रिपरेशन करना है उसके लिए यानी कि नेक्स्ट ईयर वाले एग्जाम के लिए। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इस चैनल पे नया है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्वाइन करना है एंड वहां आप आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं आपको वहां रिप्लाई करूंगा कि क्या कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, सभी चीजों के बारे में। दैट्स इट, हम आगे बढ़ते हैं। लेवल कैसा था, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ मैंने किया है कि बहुत बड़ी है, यानी कि वो आपको तो पता ही कितनी बड़ी है। लेवल ऑफ एग्जाम एंड कट ऑफ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नेक्स्ट ईयर के लिए जाना चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी? 8283, इतनी वैकेंसीज थी। इस साल कितनी है? 14,000 अप्रोक्स। यानी कि कितने बच्चे जाने वाले मेंस के लिए? 1,40,000 अप्रोक्स। कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है? 18 लाख। नॉर्मली 18 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं क्या एग्जाम में? नहीं करते। वैकेंसीज इतनी दिखी इसलिए इतने नंबर बढ़े। तो वैकेंसीज बढ़ी तो नंबर इतने 18 लाख हो गए, तो आपकी कंपटीशन बढ़ गई क्या? 19, मैं कहूंगा कि 90% मेरा यही रिप्लाई होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बच्चे कंपटीशन में हैं जो पहले से प्रिपरेशन करते हैं। किसी की मम्मी ने, किसी के पिताजी ने, किसी के भाई ने बता दिया कि एसबीआई में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ गई है, आप फॉर्म फिलअप कर दो, तो जो काउंट है वो काउंट ही नहीं होगा। वही बोल रहा हूँ मैं। तो 18 लाख में से कितने बच्चे एक्चुअल में बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करते हैं? नॉर्मली आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, इसमें कितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं? मैक्स 10 लाख। और उसमें से कितने बच्चे, मैं बोलूंगा कि आपके सामने कंपटीशन है 4 to 5 लाख बच्चों में। आपकी जो कंपटीशन है वो मैक्सिमम 4 to 5 लाख बच्चे में, उसमें से आपको कितने में आना है? 1,40,000 बच्चे में। तो वो आसान था, वो पहले से हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट ईयर से तो कट ऑफ नीचे जाएगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, लास्ट ईयर क्या हुआ था। अब देखो आगे, क्वांट क्वांट की लेवल इस साल कैसी थी? मॉडरेट लेवल थी। रीजनिंग की लेवल कैसी थी? इजी टू मॉडरेट थी, यानी कि डुएबल था, इतना भी ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते, लेकिन पजल्स बहुत ज्यादा थे। मिसलिनियस क्वेश्चन बहुत कम किए थे, पजल में भी थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे। और मैं बार बार आपको यही बोलता था कि पजल अगर डिफिकल्ट आया तो वो डुएबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसको अगर 5 10 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिए तो वो सॉल्व हो जाता है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो आपका स्कोर, जो आप 35 का टारगेट करके गए हो, एंड उस वो जो रीजनिंग का आपका पेपर आपके सामने आया, उसका लेवल अगर थोड़ा सा अप है तो उसमें आप 30 या 27 28 तक भी जा सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपका टारगेट ही 35 था, उसके चक्कर में आपने जल्दी जल्दी आप भाग गए और आप रह गए 20 22 के बीच में। ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। इंग्लिश का लेवल मैं कहूंगा कि इजी टू मॉडरेट, बहुत से शिफ्ट में बहुत आसान था, थोड़ी बहुत शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का भी इंग्लिश आ गया था, जहां आपके सामने एरर डिटेक्शन के 5 सेंटेंसेस आते हैं एंड 5 सेंटेंसेस में आपको बताना है कि एक सेंटेंस कौन सा सही है। अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जिस टाइम आपके सामने एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में ऐसे ये किया है पार्टीशन, और यहाँ आपको बोला गया है कि ये ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, तो ये वाला आसान बन जाता है। लेकिन जब ये वाले 5 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं तब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेवल क्वांट का मॉडरेट लेवल था, रीजनिंग का इजी टू मॉडरेट, इंग्लिश का इजी टू मॉडरेट। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो कि मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरा ऐसा होता है कि मैं लास्ट ईयर का देखता हूँ, इस ईयर का देखता हूँ, इस ईयर वैकेंसीज देखता हूँ और मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन गलत भी हो जाते हैं। मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे कैसे एक्चुअल में ये चलता है, नॉर्मलाइजेशन कितना यानी कि रोल प्ले करता है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कितनी गंदी तरीके से भी होता है आईबीपीएस में, बहुत बार हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अब देखो, यहाँ देखो 82 वैकेंसीज यहाँ गुजरात के बारे में यहाँ लिखा है। लास्ट ईयर 82 वैकेंसीज थी, सॉरी 820 वैकेंसीज थी, और यहाँ इस साल 1073, यानी कि वैकेंसीज बढ़ी। यहाँ 50 50 450 का, यहाँ 50। अब देखो कर्नाटका में वैकेंसीज बहुत ज्यादा ड्रॉप है, इसका मतलब ये 56 जो कट ऑफ था वो 56 का कट ऑफ ऊपर तो जाने वाला है, कितना ऊपर जाएगा हम देखते हैं आगे। अब यहाँ देखो, यहाँ एमपी, एमपी में 288 वैकेंसीज थी और यहाँ अब कितनी हो गई, 1317। कट ऑफ कितना था, 67। अब कितना होगा, बहुत कम होगा, हो सकता है। अब यहाँ देखो 212 थी, 483 बन गई, यहाँ 72 थी, 362 बन गई, 263 थी, 306 बन गई, 88 थी, 141 हो गई, 180 थी, 170, यानी कि ये तो सेम सेम ही बोल सकते हैं, 180 थी, 569 हो गई। यानी कि क्या हुआ है, एक तो पहले ही, यानी कि कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से पहले ही वैकेंसी से ही हम समझ सकते हैं कि कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर एंड एग्जाम का लेवल भी अप हुआ है तो कट ऑफ तो नीचे जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, 171 चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, उसकी हो गई 336। अब आते हैं हमारे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, जो कि जहां सबसे ज्यादा चेंज दिखा है हमने, हमें 114 यानी कि 100 वैकेंसीज थी, 1200 वैकेंसीज हो गई, यानी कि 12 गुना वैकेंसीज बढ़ी है। इसका मतलब यहाँ कट ऑफ 80 था, लेकिन इस साल बहुत कम जाने वाला है। उसके बाद ये वाला हमारा महाराष्ट्र में 100 वैकेंसीज थी, अब हो गए अप्रोक्सीमेटली 1200 वैकेंसीज, यानी कि इसमें भी 12 गुना बढ़ा है। इसका मतलब यहाँ भी कट ऑफ नीचे जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो यूपी में 1700 थी, 1800 हो गई, यानी कि 1900 हो गई, यहाँ भी थोड़ा बहुत ड्रॉप हो सकता है। आप देखोगे कि 90 यानी कि 60 to 70% स्टेट में वैकेंसीज बढ़ी है, वैकेंसीज बढ़ी है तो कट ऑफ कम जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ है पेपर में। पेपर में देखो डे वन में क्या हुआ, डे वन में नॉर्मली बच्चों के अटेम्प्ट या गुड अटेम्प्ट कितने थे, जैसे कि बोला जाए जा रहा है अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, जो भी बच्चों ने पोल दिया, बच्चों ने जो भी बताया कि हाँ सर इसमें इतने अटेम्प्ट किए, इतने अटेम्प्ट किए, नॉर्मली अटेम्प्ट गुड अटेम्प्ट बोला जा रहा है, मार्क्स नहीं बोला जा रहा है। अटेम्प्ट्स अलग होता है, अटेम्प्ट्स में जब इंग्लिश काउंट होता है ना, इंग्लिश, तो इंग्लिश में जिसने 30 किया उसका स्कोर भी 10 भी आ सकता है और 30 भी आ सकता है। जिसने 25 किया इसका स्कोर 24 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। जिसने 20 किया उसका स्कोर 23 भी आ सकता है नॉर्मलाइजेशन से, और उसका स्कोर 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। जब इंग्लिश बीच में आता है, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क छोड़कर बाकी सारे एग्जाम में जब जब इंग्लिश बीच में आता है, तब तब अटेम्प्ट जितना है उतना ही स्कोर है, ऐसा हम कभी भी नहीं कह सकते। तो यहाँ देखो डे वन में आते हैं, डे वन फर्स्ट शिफ्ट 79 to 84। फर्स्ट शिफ्ट के बाद बच्चों को बोला तो बच्चे बोले कि बहुत ज्यादा आसान पेपर आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़े, आगे पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो गया 75 to 80 के बीच में। उसके बाद 70 to 75 के बीच में फर्स्ट डे में थर्ड शिफ्ट डिफिकल्ट लेवल थी। उसके बाद लास्ट शिफ्ट आसान लेवल थी, जहां बच्चों के अटेम्प्ट 87, यानी कि मैंने तो बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट 90 प्लस भी देखे फर्स्ट एंड लास्ट शिफ्ट में। तो यहाँ ये दो शिफ्ट थोड़ी बहुत डिफिकल्ट, थर्ड शिफ्ट ज्यादा डिफिकल्ट थी फर्स्ट डे में। फिर आते हैं सेकंड डे में, सेकंड डे में क्या हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में 78 to 83, सेकंड शिफ्ट में 76 to 81, थर्ड शिफ्ट 75 to 79, और फोर्थ शिफ्ट थोड़ी बहुत डिफिकल्ट थी, जहां 73 to 78। अब आप देखोगे कि देखोगे फर्स्ट डे में जहां 84 87 मैक्सिमम अटेम्प्ट था, वहां सेकंड डे में अटेम्प्ट मैक्सिमम 83 81 के बीच में रुक गया, यानी कि 87 का 4 से कम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे में देखोगे कि आप फिर से एक बार कम हो गया, 83 का मैक्स अटेम्प्ट था वो अब 80 तक आ चुका है। डे थ्री फर्स्ट शिफ्ट
68 to 73 अटेम्प्ट, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट डिफिकल्ट हो गई। उसके बाद सेकंड शिफ्ट 73 to 79, थर्ड शिफ्ट 70 to 75, फोर्थ शिफ्ट 75 to 80, यानी कि यहाँ बच्चों का स्कोर 70 के बीच में। नेक्स्ट डे में आते हैं, फोर्थ डे 75 to 80, ये था गेम चेंजर, यानी कि नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा अगर कौन सी शिफ्ट में होगा तो ए दो शिफ्ट एंड डे वन की मुझे लगता है थर्ड शिफ्ट, इनमें हो सकता है सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन। अब देखो यहाँ 70 to 77, यहाँ 75 to 80, यानी कि यहाँ आप देखोगे कि जैसे जैसे दिन आगे गया वैसे वैसे मैक्सिमम जो अटेम्प्ट था वो कम होता गया। अब देखो ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से यानी कि आप बोल सकते हैं 5 to 10% बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट 85+। हर शिफ्ट में जो बच्चों का 85+ होने वाले बच्चे 2 to 3 हर एक शिफ्ट में थे ही। ऐसे होता ही है, जैसे कि उन्होंने आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है, आईबीपीएस क्लर्क में मेंस में गए, आरआरबी पीओ के मेंस में, आरआरबी क्लर्क के मेंस में, सभी मेंस में जो बच्चे उनका स्कोर 85+ तो होगा ही होगा, अटेम्प्ट भी होगा, स्कोर भी होगा। लेकिन जब ओवरऑल कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो नॉर्मल ऐसे अटेम्प्ट थे, नॉर्मलाइजेशन वाले ये दो एंड वो एक शिफ्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, अनएक्सपेक्टेड पेपर था, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड कहाँ कहाँ था, जैसे कि हमने बात की क्वांट के बारे में, फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं क्वांट के बारे में। क्वांट में ऐसा हुआ कि 15 सिंप्लीफिकेशन आ रहे हैं, नंबर सीरीज दिख ही नहीं रहा है, क्वाड्रेटिक भी नहीं दिख रहा है, एंड उसके बाद आ रहे हैं 15 डीआईज के क्वेश्चन, सॉरी 10 डीआई के क्वेश्चन, 10 में 5 एक एक शिफ्ट में हो रहा है कि दो नॉर्मल डीआई आ रही। दूसरे शिफ्ट में ऐसा हो रहा है कि क्वांट के 10 क्वेश्चन आ गए और 15 क्वेश्चन आ गए डीआई के, और 15 में भी 10 क्वेश्चन आए हमारे कैसलेट डीआई के, 7 to 8 क्वेश्चन, यानी कि दो डीआई कैसलेट डीआई एक ही, यानी कि एक पेपर में दो कैसलेट डीआई, यानी कि एक कभी भी नहीं हुआ है, ये कंप्लीट अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ रहा था वो भी अच्छे लेवल का था। नंबर सीरीज आ रहा है तो रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज आ भी रहा है तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 to 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्लीट 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे। अरिथमेटिक 15 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 10 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। यानी कि बच्चों का इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, जहां से मार्क्स लेते लेते बच्चे मैक्सिमम, वहां ही ऐसा हो गया कि उतने आसान क्वेश्चन या आसान पेपर नहीं था। एक्चुअली पेपर आसान नहीं था ऐसे नहीं कह सकते, कि पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ किया क्या गया था कि यहाँ डीआई की संख्या बढ़ाई गई थी, कैसलेट की संख्या बढ़ाई गई थी, और जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर सीरीज, इसमें से क्वेश्चन जो नॉर्मली 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का आता है वहां मैक्सिमम मार्क्स का नहीं था। यानी कि ये नॉर्मली कैसे होता है, 5 मार्क का सिंप्लीफिकेशन आया, 5 मार्क का नंबर सीरीज, 5 मार्क का क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ तो नहीं, तो 10 मार्क का सिंप्लीफिकेशन, 5 मार्क का क्वाड्रेटिक, 10 मार्क का सिंप्लीफिकेशन, 5 मार्क का नंबर सीरीज, ऐसे नॉर्मली होता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, 15 मार्क का आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, उसके बाद नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक दिखा ही नहीं, तो ये अनएक्सपेक्टेड था बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपने चाहा है कि आपको 25 या 23 तक मार्क्स लेके आने हैं तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, उतने मार्क्स लेकर आना, 23 to 28 मार्क्स क्वांट में लेकर आना आसान था, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ऐसे मुझे लगता है। जितने बच्चों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ है उन्होंने इतना ही यही बताया कि उन्होंने 30 तक भी अटेम्प्ट किए, क्योंकि उनका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, उनका बहुत बार प्रीलिम्स निकला है, तो उनको पता है कि क्या लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे पेपर्स चेंज हो रहे हैं। अगर पेपर का लेवल अप हो गया तो पैनिक नहीं हुआ है, आधी कंपटीशन पहले से ही बाहर हो गए है, जिसने दो कैसलेट देके वो पहले से ही डर गया है, उसको पता है कि उसका नहीं होगा, यानी कि वो डर के मारे ऐसा हो गया है कि एक कैसलेट आया उसके बाद वो खत्म हो, वो तो मैं कैसलेट के ऊपर इतना ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की है, वो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। फिर मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन की, उसके बाद आया फिर से एक बार डीआई, डीआई एक सॉल्व किया, उसके बाद फिर से एक बार कैसलेट। अब मैं अरिथमेटिक की प्रैक्टिस मैंने की नहीं है, तो आगे क्या करूँ, तो पैनिक होने के बाद उसने पेपर में गिव अप कर दिया। ऐसे बहुत से बच्चों के साथ हुआ है, तो ऐसे जिसने किया है उसका तो खराब हो जाएगा, वो जिसको दिखा कि कैसलेट आया है, सॉल्व कर लेते हैं, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, हो जाएगा, उन्होंने कर लिया। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड दूसरी कौन सी चीज थी अनएक्सपेक्टेड,
दूसरी अनएक्सपेक्टेड चीज थी रीजनिंग में। रीजनिंग में मिसलिनियस के क्वेश्चन बहुत कम थे और पजल चार चार पजल पूछी गई थी, और चार पजल में से एक पजल तो ऐसी थी जो डिफिकल्ट यानी कि थोड़ी सी अप लेवल थी, जहां बच्चे फंस रहे थे। ये था, यानी कि रीजनिंग का लेवल भी थोड़ा सा आप बोल सकते अप किया था। और ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे जो भी स्टूडेंट्स जो भी साथ साथ थे, उनका अटेम्प्ट 30+ बहुत सारे बच्चों का है। क्वांट में अटेम्प्ट गिरा है ये तो पक्का है, लेकिन रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट किया है बच्चों ने। फिर आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में जैसे मैं बोला कि एरर डिटेक्शन का मैंने बोला। फिर आता है पैराजंबल। पैराजंबल भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट किया है। फिर हमारे वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे हैं, जो आरसी है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं है, ऐसा हुआ है। तो इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो इजी टू मॉडरेट। लेकिन यहाँ देखो कि अगर 16 शिफ्ट है, उसमें से 4 शिफ्ट आसान थी, इजी लेवल। 4 शिफ्ट मॉडरेट टू मॉडरेट लेवल बोल सकते हो, और बाकी 8 शिफ्ट तो ऐसी थी जहां पेपर डुएबल था। तो लेकिन ये 4-4-8 जो है, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन 101% होने वाला है। जहां पेपर आसान था, अब कैसा होता है कभी कभी बच्चे घबरा जाता है कि सर हमारी शिफ्ट इजी आई तो हमने क्या गलती की, हमारा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कटेंगे क्या? अरे कटेंगे तो इतने नहीं कटेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने अच्छे अटेम्प्ट किए तो आपका प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा। मॉडरेट में जिनका जिन बच्चों ने, अब देखो यहां मैं आपको क्या क्या बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जिनका पेपर बहुत गंदा था उनका नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हो सकता है। जिनका पेपर आसान था उनके नॉर्मलाइजेशन से थोड़े बहुत मार्क्स कट सकते हैं। और जो मॉडरेट में थे उन्होंने अगर अच्छे से परफॉर्म किया है, यानी कि नॉर्मल लेवल था, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट, उन्होंने अच्छे से ये किया है तो उनका तो हो जाएगा। अब देखो, अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर हम, और उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में, और नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, और क्या क्या गलतियां हुई है। अब देखो कट ऑफ, आप देखोगे कि क्या क्या हुआ है। 820 वैकेंसीज 1073 वैकेंसी हो गई, यानी कि ये लास्ट ईयर की थी ये। और यहाँ कट ऑफ कितना गया था गुजरात का? 51.50। तो यहाँ कितना ही जा सकता है? यहाँ मैक्सिमम 50 भी गया या 55 भी गया। मुझे तो लगता है 60+ तो आपका स्कोर होना ही चाहिए। 60+ है तो गुजरात वाले इन है। उसके बाद यहाँ 50 50 56 भी रहेगा तो भी आपका उतना स्कोर होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ आप देख सकते हो कर्नाटका में वैकेंसी बहुत कम है, तो यहाँ 56 का कट ऑफ बढ़ेगा। 101% यहाँ जा सकता है अप टू 70 तक कट ऑफ जा सकता है। अब देखो एमपी में क्या हुआ है, 67 कट ऑफ था, 288 जब वैकेंसीज थी, अब 1300 वैकेंसीज है। इसका जो कट ऑफ है तो वो 60 के, यानी कि 60 माइनस भी हो सकता है, यानी कि एमपी का कट ऑफ 60 के नीचे भी जा सकता है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखो 212 से 483 हो गया, तो छत्तीसगढ़ का क्या था 62, तो ये भी नीचे जाएगा। ऐसा आप हर एक स्टेट का अगर देखोगे तो 212 वैकेंसीज इसका 483 हो गया, यहाँ 72 वैकेंसीज 362 हो गया, और यहाँ कट ऑफ 77 था। अब आप जैसे बड़े बड़े स्टेट में जाओगे जहां अब देखो यहाँ पंजाब, यहाँ 68 कट ऑफ था, 180 वैकेंसी जब थी। अब वैकेंसीज हो गई 550 से भी ज्यादा, तो यहाँ कट ऑफ 60 माइनस जा सकता है। आगे जाते हैं, यहाँ देखो 171 का 336 हुआ। तमिलनाडु में कट ऑफ था 65, ये नीचे जा सकता है 60 माइनस। उसके बाद यहाँ 525 था, यहाँ 342 हो गया, लेकिन यहाँ कट ऑफ कितना था 42.5, जाकर मैक्सिमम कितना जाएगा, यहाँ 50 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ वैकेंसीज कम है। लेकिन एग्जाम की लेवल अप है। अब देखो यहाँ राजस्थान में 57 कट ऑफ था, वैकेंसीज हाफ हो गई है, तो 57 का 65 तक जा सकता है। फिर आते हैं बंगाल। बंगाल में देखो, बंगाल में 80 था, यहाँ कट ऑफ 60 टू 65 जाएगा। उसके बाद सिक्किम में देखो क्या दिया है। सिक्किम सिक्किम में 4 वैकेंसीज थी, तब 58 ये था कट ऑफ। अब हो गई है 56 वैकेंसीज, अब इसका कट ऑफ 50 के भी नीचे जा सकता है। अब महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में 71 कट ऑफ था, महाराष्ट्र में बढ़ी है 12 गुना वैकेंसीज बढ़ी है। इसका कट ऑफ कितना जाएगा? मैक्सिमम 60, 60 62 63 तक कट ऑफ जा सकता है मैक्स।
तो जिनका अटेम्प्ट, जिनका स्कोर 65 होने की भी चांसेस है, वो भी महाराष्ट्र में सिलेक्ट हो सकता है। तब अब देखो, यहां मैं जो भी बात कर रहा हूं, सभी ऐसा है कि यहाँ 101% गारंटी नहीं दे सकते कि क्या क्या कट ऑफ जाएगा, लेकिन जिस स्टेट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा बड़ी है वहां कट ऑफ नीचे जाएगा 101%। जिस स्टेट में वैकेंसीज सिमिलर है वहां कट ऑफ थोड़ा बहुत कम जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत कम जाएगा लास्ट ईयर से। और जिन स्टेट की वैकेंसीज हाफ हो गई है वहां कट ऑफ उतना या उससे 4-5 मार्क्स एक्स्ट्रा रह सकता है। जो मैंने आपको बोला अब वो आपको समझ में आ गया है क्या? आप फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, जहां वैकेंसीज सेम सेम है वहां थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगा, जहां वैकेंसीज बहुत ज्यादा बड़ी है वहां कट ऑफ नीचे जाएगा बहुत ज्यादा, यानी कि 4-5-8 मार्क्स का मार्क्स से भी कम हो सकता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल वाला तो 10 या 15 मार्क्स से भी कम कम हो सकता है, महाराष्ट्र वाला भी 10 to 12 मार्क्स भी नीचे जा सकता है। फिर ऐसे कर्नाटका में वैकेंसीज बहुत कम है तो वहां कट ऑफ बढ़ सकता है, 10 मार्क्स से भी बढ़ सकता है। ऐसे यानी कि जैसे हम स्टेट वाइज जाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, आपको आपके स्टेट से देखना पड़ेगा। अब हम आते हैं ऐसी चीज के ऊपर कि किसको करना है मेंस का प्रिपरेशन, किसको? अब देखोगे आप बोलोगे कि सर यहाँ तो कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है, एग्जैक्ट नहीं बताया आपने। फर्स्ट पॉइंट, आरआरबी पीओ, बच्चों के अटेम्प्ट 48 to 52, कट ऑफ 54। कैसे? अनएक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि एक्चुअल कट ऑफ क्या जा सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं फिर से एक बार, बच्चों के आरआरबी पीओ में अटेम्प्ट 48 to 52 थे, उनको अगर कट ऑफ लगाना है नॉर्मलाइजेशन बिना करे, वो 48-52 के बीच में कट ऑफ लगा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इन बच्चों का भी सिलेक्शन किया, जिनका 48 अटेम्प्ट था उनका सिलेक्शन किया। उसमें मैं भी था जो प्रीलिम से मेंस में गया था, जहां मेरा 50 अटेम्प्ट था मुझे लगता है, और मेरा स्कोर हो गया था 56 पॉइंट समथिंग। मेरा 50 का 56 क्यों कर रहे हो आप? ऐसा करो ना, 50 का 50 रखो और कट ऑफ, या 50 का 52 करो और कट ऑफ 52 करो, या 53 करो। आप 48 वाले बच्चों का 56 स्कोर कर रहे हो और वो 54 आप कट ऑफ लगा रहे हो, यानी कि आप कर क्या रहे हो? यानी कि ऐसा है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कि मैं बोला कि महाराष्ट्र में लास्ट ईयर 65 अटेम्प्ट था, सॉरी कट ऑफ था, लेकिन वैकेंसीज थी 100। अब वो महाराष्ट्र की वैकेंसीज 1200 हो गई है, तो आप सोचो कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है? 55 भी जा सकता है अगर इतना भी, यानी कि एग्जाम के लेवल को देखा भी नहीं हमने, तभी भी हम बोल सकते हैं कि 55 वाले बच्चे भी यहाँ सेफ है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन कुछ अलग ही लेवल का करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो खुद का एनालिसिस अच्छे से करो कि क्या आपका एग्जाम देते टाइम फ्लो सही था, आप एक बार भी स्टक नहीं हो गए, या स्टक होने के बाद भी आपने कंटिन्यू करके वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया। मैं 99% फ्लो के ऊपर डिपेंड रहता था। अगर पेपर कौन से भी लेवल का हो, अगर मेरा फ्लो सही है, यानी कि मैंने गलतियां नहीं की है, मैं स्टक नहीं हुआ, तो जिन बच्चों ने 80 अटेम्प्ट किया और उसी टाइम मैंने अगर 70 अटेम्प्ट किया है, और अगर इन बच्चों ने अच्छे फ्लो से अटेम्प्ट किया है लेकिन वो उनकी शिफ्ट इजी थी और मेरी शिफ्ट मॉडरेट थी, लेकिन मैं एक बार भी स्टक नहीं हुआ। अगर स्टक हुआ भी तो वो छोड़कर आगे बढ़ता गया और 70 मैंने अटेम्प्ट किया, तो मुझे पता था कि मेरा प्रीलिम्स निकलने वाला है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद ही आपको पता होता है कि आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है। जिनके दिल, यानी कि जिनको पता चल गया है कि आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है, आपका फ्लो अच्छा था, उनको मेंस का प्रिपरेशन करना ही है। अब मैं नॉर्मली आपको ये दो चीजें ही कहूंगा कि एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद एंड फ्लो। अब अगर मुझे कहना है कि कौन से बच्चे सेफ है, मैं कहूंगा कि जिन बच्चों को लगता है कि जिनका स्कोर 60+ हो सकता है वो बच्चे सभी सेफ है। 60, जिनको लगता है 65 या 70+ उनका स्कोर, 70+ वाले स्कोर होने वाले बच्चे वो मैक्सिमम सेफ है, उनका उनको मेंस का प्रिपरेशन करना ही चाहिए।
65 बच्चों के ऊपर जो बच्चे, उनको भी मैं बोलूंगा कि आप भी, अगर आपका फ्लो थोड़ा बहुत भी अच्छा है, आपकी लेवल शिफ्ट की लेवल थोड़ी बहुत ऊपर थी, तभी आपको प्रिपरेशन करना है। 60+ वाले बच्चे भी मैं बोलूंगा। अब देखो आप बोलोगे कि क्या कर रहे हो, अब देखो यहाँ आ जाएगा स्टेट वाइज। अगर स्टेट वाइज आप देखोगे कट ऑफ के, आपके स्टेट में वैकेंसी बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गई है और आपका प्रिपरेशन 2 मंथ से चल रहा है, 2 या 3 मंथ से, तो आपको क्या मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो फिर से एक बार दूसरी एक बात के ऊपर आते हैं। अगर आप 2 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने 55 अटेम्प्ट किया है और आपके स्टेट का कट ऑफ बहुत कम जाता है, बोलो कि 60 जाता है, और आपका प्रीलिम्स हो भी गया, तो क्या आपको लगता है आपका मेंस हो जाएगा। मैं यहाँ इन बच्चों को गाइड करने वाला हूँ जो बच्चों को पता है कि उनका प्री भी हो गया तो मेंस नहीं होगा, क्योंकि मेंस का लेवल, एक बार एक पजल सॉल्व करके देखो, एक डीआई मेंस लेवल सॉल्व करके देखो। मुझे ऐसा लगता है जिनको पता है कि आपका प्रीलिम्स होने के बाद भी आपने नया नया प्रिपरेशन किया है, मेंस नहीं होगा, उनको मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा बहुत मेंस का प्रिपरेशन करो, लेकिन फिर से एक बार आप लोगों नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन में, यानी कि 2025 के एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो। दैट्स इट, मैं इतना ही कहूंगा। यहाँ वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे नहीं लंबा करना है। अब देखो जिनका स्कोर, जिनको लगता है 60+ जा सकता है, वो मेंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एट द एंड मैं यही कहूंगा। एंड बहुत से स्टेट में ड्रॉप होने वाला है बहुत ज्यादा कट ऑफ, एंड नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा गंदा होता है। 101% गारंटी के साथ कोई भी नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है। जिन शिफ्ट में एग्जाम बहुत ज्यादा लेवल अप था, उनका कट ऑफ यानी कि उनका नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड कल सुबह मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ स्ट्रेटजी, क्या करनी है आपको, कैसे करना है प्रिपरेशन नेक्स्ट एक मंथ में, वो आपको बताऊंगा। अगर आप का इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है, आप बोलोगे कि सर आपने तो जंबल कर दिया, मैं यही बोलने वाला था कि जो भी आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं उनको, उनका एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा गलत है। मैं आप बोलोगे कि क्या आपका सही है, मैं कहूंगा कि इतना ज्यादा मैंने देख लिया एग्जाम को, कुछ भी होता है, तो यही है, फ्लो सही है तो सही, सब कुछ सही है, हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका हो जाएगा, तो प्लीज डायरेक्ट आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कल आपके सामने स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगी। अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपको ज्वाइन करना है। दैट्स इट, जो भी सवाल है वहां आप पूछ सकते हो। यहाँ कमेंट भी कर सकते हो कि आपके कितने अटेम्प्ट थे, तो यहाँ बच्चे भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है, और मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या हो सकता है। दैट्स इट, इतना कंफ्यूजिंग था लेकिन यही सही था, फ्लो सही है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।